हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशन क्या है, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। ओके, सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन नथिंग बट द अट्रैक्शन और मूवमेंट टुवर्ड्स। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ अट्रैक्शन और मूवमेंट टुवर्ड्स। ओके, सो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट द अट्रैक्शन। मींस क्या, डेफिनेशन क्या होगी इस ग्रेविटेशन की? द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद नॉन जीरो मासेस। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी है उनका मास क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। मींस एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनका क्या हो, मास हो, बट जीरो नहीं होना चाहिए। So the attraction between the two bodies or two objects in the universe with non-zero masses is your gravitation. इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहाँ दो बॉडीज ले रहा हूं, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए। इसका मास m1, इसका मास m2। ओके, अब जैसे कि हमने बताया द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विद नॉन जीरो मासेस इज योर ग्रेविटेशन। तो यहां पे ये दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे अट्रैक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहां पे ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। ओके, सो जैसे मैंने बताया ग्रेविटेशन मींस नथिंग बट द अट्रैक्शन, वैसे ही ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो इसे रफ कर देता हूं मैं। ओके, सो वंस अगेन एक रिपीट कर देते हैं हम डेफिनेशन। द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद नॉन जीरो मासेस इज योर ग्रेविटेशन। तो एग्जांपल के तौर पे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं जिनका मास m1 और m2। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सपोज मान लीजिए हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम सभी को पता है सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। सो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स को सर आइजैक न्यूटन के लॉ से फाइंड किया जाता है, जिसे कहा जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो मैं मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनकी हेल्प से क्या फाइंड किया जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे हमने बताया यहां पे ग्रेविटेशन हो रहा है मींस विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। मुझे ये फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स लगता है दो बॉडीज और दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन, है ना, वो क्या होता है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उनके मासेस क्या है यहाँ पे? m1 एंड m2। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है अगर मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा तो उनके मासेस इंक्रीज होंगे, या उनके मासेस इंक्रीज करूंगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। और साथ ही साथ उन्होंने और क्या बताया कि फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसे मैं लिख देता हूं d। तो उन्होंने एक और क्या बताया? द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके मासेस के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा फोर्स। ये उनका सेकेंड स्टेटमेंट था। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है अगर मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो फोर्स कम होगा। तो उन्होंने ये दो स्टेटमेंट दिए। हम इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है F is proportional to m1 m2 upon d square. Okay, as we all know, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। तो हम चलिए प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं। F is equal to m1 m2 upon d square। यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगी जो कांस्टेंट लगेगा वो होता है हमारा g। अब इस g को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जी की, कितनी होती है उस जी की वैल्यू? जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये इस जी की वैल्यू फिक्स होती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे किसने बताया था? सर इसाक न्यूटन ने। उस लॉ को कहा जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट, जैसे अभी हमने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है? द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद नॉन जीरो मासेस। अब बहुत सारे मोशंस होते हैं, किनकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सिमिलरली द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जिसे हम प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था? कैपलर। तो कैपलर ने इस प्लैनेटरी मोशन को क्या किया? ऑब्जर्व किया और उन्होंने 3 लॉ बताए जिनके बेस पे प्लैनेटरी मोशन होता है। वो 3 लॉ कौन कौन से हैं? चलिए मैंने यहां पे मेंशन किए, एक एक करके देखते हैं। उनका सबसे पहला लॉ क्या था? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो जो सन होता है वो अपनी पोजीशन पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके अराउंड जो हमारा प्लैनेट है, मैंने यहां पे सन को ऐसे डिनोट किया है यहां मेंशन करके, और ये जो हमारा प्लैनेट है उसे ए लिखा है। ओके, सो ये जो प्लैनेट है इस सन के अराउंड जो पाथ होगा उसका सर्कुलर पाथ है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो कैसा होता है? इलिप्स होता है। और जो सन है वो अपनी पोजीशन पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वंस अगेन मैं रीड कर देता हूं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। इलिप्स होता है एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जहां पे सन अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट होता है। ये इनका था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में क्या कहते हैं वो? द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मैं उसके डिस्टेंस को आर लिख देता हूं। ओके, सो द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर सन एंड प्लैनेट को, अगर वो 1 आवर में क्या करता है? 20 मीटर क्या करता है? एरिया स्वीप करता है, कवर करता है। तो अगले 1 आवर में वो फिर कितना कवर करेगा? 20 मीटर करेगा। तो वही कह रहे हैं यहां पे, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ये था कैपलर का सेकेंड लॉ। चलिए देखते हैं थर्ड लॉ और आखिरी लॉ कैपलर का। थर्ड लॉ में क्या कर रहे हैं? थर्ड लॉ बताने से पहले एक बेसिक चीज बता देता हूं मैं। ओके, ये प्लैनेट सपोज यहां से स्टार्ट करता है क्या करना? रिवॉल्व होना इस ऑर्बिट पे। ओके, सो ये पूरा घूम के आने के ओरिजिनल अपने पोजीशन पे उसे जो टाइम लगेगा हम उसे कहेंगे टाइम पीरियड। उसे डी से डिनोट करता हूं मैं। ओके, सो थर्ड लॉ क्या है उनका? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड। ओके, सो जो टाइम लग रहा है ऑफ अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इस प्लैनेट को इस सन के अराउंड जो रिवॉल्व होने के लिए जो पीरियड, जो टाइम लग रहा है, उसका क्या बोल रहा है? स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, तो स्क्वायर कर देंगे हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे जो क्या है? डायरेक्ट है ना। किसके डायरेक्ट है? प्रोपोर्शनैलिटी टू द क्यूब ऑफ, तो हम क्यूब मेंशन कर देंगे ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इस प्लैनेट का जो सन से जो मीन डिस्टेंस है वो क्या हमारा? आर, इसका क्यूब। ये था इनका थर्ड लॉ। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, द स्क्वायर ऑफ पीरियड्स ऑफ revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance sun from the planet। ये था इनका थर्ड लॉ। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, यहां पे हम इसको डिवीजन में ले लेंगे विच इज इक्वल टू के। के हमारा क्या है यहां पे? कांस्टेंट। तो ये थे कैपलर के 3 लॉ। एक बार हम पूरा वापस से रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद नॉन जीरो मासेस इज योर ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम किन की हेल्प से फाइंड करते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने देख लिया है। उसके बाद इस ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारे मोशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के अराउंड, प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड। तो जो प्लैनेटरी मोशन है उनको ऑब्जर्व किया था कैपलर ने और उन्होंने थर्ड लॉ बताए थे। वो थर्ड लॉ कौन कौन से थे? पहला लॉ उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड, उसका जो सर्कुलर पाथ है, ये ऑर्बिट कैसा होगा? इलिप्स होगा।
और सन अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट होता है। सेकंड लॉ उन्होंने बताया जो लाइन ज्वाइन करे सन और प्लैनेट को वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करती है, कवर करती है, स्वीप करती है। थर्ड लॉ उन्होंने बताया इसको रिवॉल्व होके आने के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सन और प्लैनेट के क्यूब के। सो ये था आज के टॉपिक्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा।